सब लोग ध्यान से। चैप्टर का नेम है केमिकल रिएक्शन। एक बात ध्यान से सुनो, केमिस्ट्री में 10th क्लास में इस चैप्टर से पूरी केमिस्ट्री कवर्ड है, बस एक कार्बन के टॉपिक को छोड़ के। मेटल नॉन मेटल की प्रॉपर्टी भी इसी केमिकल के ऊपर डिपेंड है, केमिकल रिएक्शन कि यदि मेटल इसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, उसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सेम नॉन मेटल ना लगाया तो सुनो ध्यान सब लोग। देखो पहला चैप्टर है आपका केमिकल रिएक्शन। इस केमिकल रिएक्शन को अच्छी तरह से पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि यही केमिकल रिएक्शन आपकी एसिड बेस एंड सॉल्ट मिलेगी कि कौन सा एसिड जब किसी के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, क्या कलर होगी, क्या स्टेट होगी, क्या टेम्परेचर होगा, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना? वो मतलब जो है, अगर आप केमिकल रिएक्शन अच्छी तरह से पढ़ोगे तो एसिड बेस एंड सॉल्ट को भी अच्छी तरह से कर लोगे आप लोग। वही मेटल एंड नॉन मेटल होता है, वहां भी प्रॉपर्टीज की होती है। अच्छा, उसमें फिजिकल प्रॉपर्टी होंगी, वो आपको थोड़ी याद हो, वो याद हो भी गई होंगी क्योंकि वो 8th और 9th में आती हैं। कार्बन में भी रिएक्शंस हैं, लेकिन कुछ जैसे आईयूपीएसी वाला टॉपिक है आपका, जो फंक्शनल ग्रुप है, वहां वो टॉपिक एक एलोट्रोप है, ये थोड़े अलग चले जाते हैं हमारे। वरना प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन में केमिकल रिएक्शन आ रहा है आपका। तो केमिकल रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मतलब सिंपल सी बात है, टॉपिक का मतलब ये है कि रिएक्शंस आपको आनी चाहिए। समझ में आ रही है? रिएक्शन आने के लिए सबसे पहले आपको एलिमेंट के सिंबल पता होने चाहिए, जो कि याद होंगे आपको कि कार्बन का क्या सिंबल है, कॉपर का क्या सिंबल है। बाकी सभी मेटल, जो भी मेटल नॉन मेटल है, सभी एलिमेंट के सिंबल याद होने चाहिए। अच्छा, एलिमेंट के सिंबल के साथ साथ आपको वैलेंसी याद होनी चाहिए। वैलेंसी याद होनी चाहिए आपको एलिमेंट की, प्लस आयंस, जैसे कॉपर सल्फेट, सल्फेट है, जैसे कार्बोनेट है, तो इन सब की वैलेंसी भी याद होनी चाहिए आपको। क्योंकि कोई भी आप केमिकल कंपाउंड बनाते हो तो केमिकल एक उसका सिंबल फॉर्मूला लिखते हो, केमिकल फॉर्मूला। जैसे कॉपर सल्फेट लिखा मैंने, तो कॉपर सल्फेट जब लिखा तो CuSO4। अब देखो कॉपर की वैलेंसी कितनी है? 2 है। सल्फेट की वैलेंसी 2 है, तो आप यहां कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? कॉपर सल्फेट। लेकिन यही केस में अगर सल्फ्यूरिक एसिड का लिखूं तो सल्फ्यूरिक एसिड मतलब हाइड्रोजन सल्फेट, तो HSO4। सर ये क्यों? मैंने कहा हाइड्रोजन का H और सल्फेट का SO4। लेकिन क्या ये सही है? नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वैलेंसी के थ्रू फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। हाइड्रोजन की वैलेंसी 2 और हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी बेटा? 1, और सल्फेट की कितनी? 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, तो क्या बन जाएगा? H2SO। तो वैलेंसी का बहुत बड़ा महत्व है आप लोग। तो सबसे पहले वैलेंसी, जितने भी एलिमेंट हैं जो भी यहाँ फॉर्मूले में यूज हो रहे हैं, प्लस सल्फेट, कार्बोनेट, क्लोराइड, जितने भी मतलब हैं आपके आयंस जो पीछे लगते हैं, उन सबकी वैलेंसी आप लोग याद कर लेना। समझ में आई कि नहीं आई? जिससे कि आप लोग कोई भी केमिकल कंपाउंड गलत ना लिख सको। कोई दिक्कत? समझ में आ रही है ना? अच्छा, उसके बाद क्या याद करना है समझो। आप लोग ये नोटिस, आज मैं होमवर्क दे रहा हूँ, सभी बच्चों के लिए दे रहा हूँ। आप लोग सारे केमिकल फॉर्मूला लिखो, आप लोग जितने भी आपकी केमिस्ट्री में यूज हो रहे हैं, देखना सब लोग ध्यान से। मैं इतना बोल रहा हूं, मुश्किल से 45 या 50 होंगे, शायद 45 भी, 50 ज्यादा बोल दिए, 40 या 45 आपके कंपाउंड ऐसे होंगे जो बार बार रिपीट हो रहे होंगे। कॉपर सल्फेट है, एल्यूमिनियम सल्फेट है, सल्फ्यूरिक एसिड है, या कोई भी आप ले सकते हो, पोटेशियम आयोडाइड है। कुल मिला के मैंने देखा जहां तक है 40-45 आपके कंपाउंड ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो उनका केमिकल फॉर्मूला, उनका स्टेट और उनका कलर, ये तीनों आपको याद होनी चाहिए। एक टेबल बनाओ, उसमें एक तरफ केमिकल कंपाउंड लिखो, उनकी स्टेट लिखिए आप लोग, और उनके कलर लिख लो आप। क्योंकि यही पूरी केमिस्ट्री में बार बार केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है ना? ठीक है। तो ये सारी चीजें आज आपको करनी है। बाकी मैं शुरू से इसे स्टार्ट करता हूं, जरा दीजिए ध्यान से। देखो सभी लोग ध्यान से देखना, सभी। जैसे मैं एक शुरुआत ही कर रहा हूं, बिल्कुल शुरुआत है। चैप्टर का नेम है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, देखो केमिकल रिएक्शन है क्या एक्चुअल में? जब दो या
कोई भी सिंगल हो, जब कोई सब्सटेंस या उससे अधिक सब्सटेंस आपस में रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करके कोई एक नया सब्सटेंस बनाते हैं विद न्यू प्रॉपर्टी, नई प्रॉपर्टी के साथ, तो उसी पूरी क्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग? केमिकल रिएक्शन। व्हेन reactants more than when single reactions या more than single reactants react with each other to form a new substance with new property। new property में क्या? आपकी जैसे कलर है, स्टेट है, ये सारी प्रॉपर्टी में आ जाएगा। कोई गैस एवोल्यूशन हो रही है, मतलब निकल रही है या बन रही है, तो एवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, या फिर आपका फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, तो ये सारी चीजें उसमें मेंशन होती जाती है। तो हम लोग इन सब को क्या करते हैं? एक नाम में इंक्लूड कर देते हैं, विद न्यू प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर ना? दिस फिनोमेना इज नोन एज अ केमिकल रिएक्शन। जैसे मैं बताऊं, सुन लो ध्यान से। मैंने कहा जैसे H2 प्लस O2, तो ये टू रिएक्टेंट्स हैं। अच्छा, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? दो सब्सटेंस दैट पार्टिसिपेट ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। इट मींस वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। क्लियर ना? अब वो सिंगल भी हो सकता है या उससे अधिक भी हो सकता है, कोई दिक्कत? चलिए, अब इनको बोलते हैं हम लोग क्या बेटा? रिएक्टेंट्स। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स। अब सब लोग ध्यान से समझना। जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो ध्यान से समझो सभी। हमें पता है H2O बनेगा। क्या बनेगा? H2O बनेगा। अच्छा सर, H2O क्यों बनेगा? HO क्यों नहीं बना? सर H2O2 क्यों नहीं बना? या और भी चीजें लिख सकते हो आप लोग। सुनना सब लोग ध्यान से। आप यहां मैंने बताया एक वैलेंसी का यूज होता है आपका। आप HO कर दो, इसे HO लिख दो आप। क्लियर ना? अब आप ये देखो कि इस हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है? 1। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है? 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 2 का H में किया तो क्या बन गया? H2। 1 का O में किया तो क्या बन गया? H2। मतलब 1 तो 1 ही होता है, तो क्या बन गया? H2O बन गया आपका। सर एक बात बताइए, ये ऐड ही क्यों हुआ? ये ऐड ही क्यों हुआ? अलग क्यों नहीं हो गया? सब लोग ध्यान से समझना। मैं देखो, अगर आप जाओगे तो इसका डॉट स्ट्रक्चर बन जाएगा। वहां से मैं आपको बताऊंगा भाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों में, क्योंकि दोनों नॉन मेटल हैं तो आपस में इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगी। वहां से ही अपना एक कंपाउंड बना लेते हैं, एक दूसरे को इनर्ट गैसेस में कंप्लीट कर लेते हैं, तो वहां से H2O बन जाएगा। लेकिन इतना मुझे नहीं पढ़ना, मैं आपको ओवरऑल बता रहा हूं क्या करना है। कभी भी दो सब्सटेंस मतलब सिंगल एलिमेंट हो, सिंगल में हो, सिंगल मतलब डिफरेंट टाइप्स के ना हो। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन की डाई एटोमिसिटी है, मतलब दो एलिमेंट एक साथ होते हैं। ऑक्सीजन की डाई एटोमिसिटी केमिस्ट्री में होता है 9th क्लास में, मतलब ये कभी भी फ्री स्टेट मिलेंगे तो पेयर में मिलेंगे, हमेशा सिंगल में नहीं मिलेंगे। ये एक दूसरे को कंपाउंड बना के रखते हैं, पेयर बना के रखते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? चलो ध्यान से देखो। तो अब यहां H2 में कोई अलग एटम तो नहीं है ना, अकेला ही है। अच्छा, यहां भी अकेला है, कोई दूसरा एटम तो इसके साथ नहीं है ऑक्सीजन के साथ। हाँ, ऑक्सीजन दूसरा है लेकिन है तो ऑक्सीजन ही ना। कभी भी इस तरीके से आ जाए तो 95% केस में, ध्यान से सुनना आप लोग, ऐसे समझ लो A प्लस B, कभी भी ऐसी फॉर्मेशन हो तो हमेशा ये दोनों ऐड ही होंगे। क्या होंगे? मैंने क्या बोला? ये आपस में सिंगल हो। ऐसे ना हो जैसे यहां मैं लिख दूं CuSO4, तो देखो Cu अलग हो गया, SO4 अलग हो गया, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट हो गए। उस केस में ये काम नहीं करेगा। मैंने कहा सिंगल होना चाहिए अपने आप में। कैसा होना चाहिए? सिंगल। तो हमेशा ऐड ही होगा, ये ध्यान रखना। 95% केस की बात कर रहा हूं, बल्कि 99% की केस की बात कर रहा हूं। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? कंबाइंड हो जाएंगे। और कंबाइंड कैसे होंगे? ए हमेशा पहले होता है। देखो दिक्कत ये आती है, अगर मेटल होता है तो मेटल को हमेशा पहले लिखा जाता है और नॉन मेटल को बाद में लिखा जाता है। लेकिन जब दोनों नॉन मेटल हो तो क्या करना है? तो जो पहले लिखा हुआ है, जैसे यहां H2 पहले लिखा हुआ है, ऑक्सीजन बाद में लिखा हुआ है, तो आप लोग कोशिश करना है इसी पैटर्न में। बाकी फॉर्मूले आपको याद होंगे। वाटर का फॉर्मूला है तो वहां थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना है अपना, उसके अकॉर्डिंग लिख देना सर H2 पहले आता है, ऑक्सीजन बाद में आएगा। कोई दिक्कत किसी को? वरना मेटल नॉन मेटल के केस में हमेशा मेटल पहले लिखा जाएगा, नॉन मेटल बाद में लिखा जाएगा। सब लोग ध्यान सुनो। तो मैंने कहा कभी भी इस तरीके से केस आ जाए तो हमेशा कंबाइंड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे वो? कंबाइंड। और इस केमिकल रिएक्शन को बोलते हैं कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं इसको? कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन। समझ में आया कि नहीं? ये टाइप्स में पढ़ाऊंगा लेकिन मैंने बता दिया है। कभी भी इस तरीके से सिंगल सिंगल में अलग मिल जाए
जैसे मैंने कहा भाई साहब Na+Cl2, सर क्या बनेगा? तो मैंने कहा देखो ये तो मेटल है और ये क्या है? नॉन मेटल। दोनों सिंगल सिंगल में, तो हमेशा क्या होंगे? इसी केस में बन गया, तो ऐड करना है बस NaCl। सर ये 2 क्यों नहीं आया? मैंने कहा भूल जाइए इसे आप, मैंने कहा लास्ट में दोनों लिख दो, NaCl लिख दो। अब क्या करना है? वैलेंसी लिखनी है आपको। सोडियम की वैलेंसी कितनी? 1, और Cl की वैलेंसी कितनी? 1। मतलब क्लोरीन की भी 1 होती है, सोडियम की भी 1 होती है, तो दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो NaCl ही तो बनेगा। ये समझ में आया कि नहीं आया आपको? कोई दिक्कत? ये क्या कहलाता है बेटा? केमिकल रिएक्शन। सर एक बात बताइए, केमिकल इक्वेशन भी तो होता है, फिर वो क्या है? सुनो ध्यान से। केमिकल रिएक्शन को उनके सिंबल्स की फॉर्म में लिखना, मतलब उनके केमिकल फॉर्मूलाज होते हैं ना, उनके फॉर्म में लिखना, मतलब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज अ केमिकल इक्वेशन। मतलब केमिकल रिएक्शन को उनके सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर देना। जैसे सोडियम है, तो सोडियम की जगह मैं क्या लिख रहा हूं? Na लिख रहा हूं कि नहीं लिख रहा हूं? उसका सिंबल यूज कर रहा हूं। क्लोरीन की जगह उसका सिंबल यूज कर रहा हूं। तो जब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है केमिकल रिएक्शन का, देखो यहां सोडियम क्लोराइड है, मतलब कॉमन सॉल्ट बन रहा है, ये नमक बन रहा है, तो मैंने कॉमन सॉल्ट और नमक तो नहीं लिखा ना, सिंबल उसका केमिकल फॉर्मूला लिख दिया। तो यही सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है? केमिकल इक्वेशन। क्या कहलाता है? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? तो केमिकल रिएक्शन मैंने समझा दिया, केमिकल इक्वेशन समझा दिया, रिएक्टेंट समझा दिया। सर आपने बताया ये रिएक्टेंट्स होते हैं, जब ये आप बना रहे हो ये चीज क्या है भाई? ये बेटा प्रोडक्ट होते हैं। क्या होते हैं? ये प्रोडक्ट बोलते हैं। इट इज अ रिजल्टेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो सब्सटेंस हमें मिलता है रिजल्टेंट के तौर पे, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब एक बात ध्यान से सुनो। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये केमिकल रिएक्शन सही है? नहीं है। क्यों नहीं है? बता रहा हूं, देखो ध्यान से। जो भी नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एलिमेंट रिएक्टेंट्स में होंगे, रिएक्टेंट्स में होंगे, वो बराबर होने चाहिए। किसके बेटा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन प्रोडक्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन प्रोडक्ट। सर ऐसा क्यों? बता रहा हूं। देखो एक लॉ होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उस समय हम लोग रिएक्टेंट्स का जो एलिमेंट का मास है वो बराबर होना चाहिए और किसमें? नंबर ऑफ प्रोडक्ट में। क्यों? क्योंकि केमिकल रिएक्शन के समय हम कोई भी मास इधर से उधर नहीं कर सकते, मतलब कम ज्यादा नहीं कर सकते। समझ में आया कि नहीं है? जो मास रिएक्टेंट्स में होगा भाई, इन्हीं से तो मिलकर ये प्रोडक्ट बन रहा है, तो जब इनसे ये बन रहा है तो इन दोनों का मास कैसा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो केमिकल रिएक्शन के समय हम किसी भी मतलब रिएक्टेंट्स का मास और प्रोडक्ट मतलब मास एलिमेंट का हम लोग कम ज्यादा नहीं कर सकते। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहलाता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ वी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय द मास ऑफ एलिमेंट, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन रिएक्टेंट्स ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट इन प्रोडक्ट। लेकिन यहां ऐसा है क्या? सर नहीं है। क्यों? सर यहां Na कितना है? 1, Cl कितना है बेटा? 2, यहां Na कितना है? 1, और Cl कितना है बेटा? 1। तो देखा जाए तो अलग अलग हो गया। तो मैंने कहा मुझे क्या करना है? Cl2 है, तो इधर भी Cl को क्या करना पड़ेगा? 2 बनाना पड़ेगा। तो सर इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो। तो मैंने कहा इसमें दोनों कंबाइंड में 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो इसमें भी तो हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, हमें तो करना है बस। तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें किया तो ये भी 2 हो गया और ये भी। यहां क्लोरीन कितना है? 2 है, लेकिन सोडियम तो नहीं है ना 2, तो मैंने कहा इसको 2 कर दो भाई, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो इंटू 2, तो ये 2 बन गया। तो 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, देखो ये 2 हो गया, Cl2 है हम, या Na भी 2 है और Cl भी क्या है बेटा? 2 हो गया। बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया? इसे बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। समझ में आया कि नहीं आया? कोई पूछे किसके बेसिस पे की जाती है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के आधार पर। क्लियर ना? अच्छा ये भी बैलेंस है कि नहीं है? सर नहीं है, तो यहां भी सेम यही करना है। यहां 2 का मल्टीप्लाई कर दे, हाइड्रोजन कितना हो गया? 4, ऑक्सीजन कितना हो गया? 2। क्लियर ना? ये 2 जो लिखा जाता है, अगर यहाँ प्लस कुछ नहीं लिखा है तो समझो इन सब में मल्टीप्लाई हो रहा है इसका। तो हाइड्रोजन
2 2 जा 4, तो हाइड्रोजन हो गया 4। इसका इसमें क्रॉस में मल्टीप्लाई होता है, हमेशा ध्यान रखना। अगर यहाँ 2 है, यहाँ 3 होता तो 6 लिखा जाता, और सामने लिखे हुए हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा डायरेक्ट। तो 2 का ऑक्सीजन में तो ये 2 हो गया। अब ध्यान से देखो, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 2, तो देखो ऑक्सीजन तो सही है, लेकिन हाइड्रोजन कितना है 2। अब मुझे क्या करना है 4, तो इंटू 2 कर दो, तो यहाँ पर 2 लगा दो आप, हो गया 4 ये आपका। तो बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया? तो ये समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन समझ में आ गया, केमिकल रिएक्शन समझ में आ गया। अच्छा, प्रॉपर्टी विद न्यू प्रॉपर्टी मैंने बता दिया, क्या क्या आपको करना है। 5 होते हैं आपके, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर। 5 हो गया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बेटा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन से ही हमें सीखना है कि बेटा कैसे कौन सी रिएक्शन को सॉल्व करना है। मोस्टली पैटर्न में बताऊंगा आपको, ठीक है। देखिए सब लोग ध्यान से, आप कर दिया, हम देखो सब लोग ध्यान से। अब हमें क्या करना है बेटा, अब हमें टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ना है। देखो सबसे पहला आता है बेटा कॉम्बिनेशन। क्या आता है बेटा? कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन। कॉम्बिनेशन लिख दे, केमिकल रिएक्शन अपने आप लिख लेना आप लोग, ठीक है। कॉम्बिनेशन नाम से ही पता चल रहा है। तो देखो ध्यान से, सब लोग ध्यान से सुनना। मैंने आपको बताया कि जैसे A प्लस बी और क्या बन जाएगा AB, मतलब इसमें 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट्स होंगे, रिएक्ट टू ईच अदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। वो सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, मतलब रिएक्टेंट्स कई सारे होंगे, प्रोडक्ट आपका एक ही होगा। तो उसमें क्या हो रहा है, जुड़ रहे हैं वो लोग, क्या हो रहे हैं। कभी भी ध्यान से देखना, मैंने बताया आपको सिंगल में लिखा हो, जैसे Na प्लस Cl, जैसे मैं भी लिया था एग्जांपल H2 प्लस O2। देखो ऑक्सीजन अकेला है ना, हाइड्रोजन अकेला है, सोडियम अकेला है, क्लोरीन अकेला है आपका। क्लियर है ना? ध्यान से सुनना। और भी मैं रिएक्शन ले रहा हूं, C प्लस O2, ये सिंपल वाले हो गए, मैं कुछ अलग ले रहा था एक्चुअली। Mg प्लस O, और भी कई सारे हैं, ध्यान सुनो, बहुत सारे हैं ये, मतलब सिंगल में आने चाहिए, सिंगल एलिमेंट अलग अलग लिखे हो। तो 95 केसेस, बल्कि ओवरऑल केसेस में आपका क्या होगा, जुड़ जाएंगे ये लोग, क्या हो जाएंगे। तो कभी भी आपको इस तरीके से पैटर्न मिले, मतलब कंबाइंड में ना हो, यहां कोई दूसरा एलिमेंट ना हो, सिंगल सिंगल की फॉर्म में लिखे हो, यहां Cl2 आएगा बेटा, कोई दिक्कत? तो हमेशा क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। आपको जोड़ना कैसे बता रहा हूं। सबसे पहले मेटल लिखा जाता है Na, और फिर लिखा जाएगा Cl। अब ध्यान से देखो, वैलेंसी देखो दोनों की, इसकी वैलेंसी है, किसकी वैलेंसी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, NaCl। चलो बहुत अच्छी बात है। यहां देखिए HO, तो डायरेक्ट HO लिख दो आप, क्लियर है ना। उसके बाद देखो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी 1, ऑक्सीजन की कितनी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा H2, O का 1 का O में करोगे तो O आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा H2। ये समझ में आया कि नहीं है? नेक्स्ट देखो ध्यान से, कार्बन मैंने कहा C लिख दो, ऑक्सीजन का O लिख दो। अब वैलेंसी लिखो, कार्बन की वैलेंसी कितनी है बेटा 4, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है 2, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 1 का C में करोगे तो C और 2 का ऑक्सीजन में करोगे तो CO2। ये समझ में आया कि नहीं है? ठीक है। सेम कंडीशन यहाँ Mg और O, ये समझ में आया कि नहीं है? मैग्नीशियम की कितनी वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की कितनी 2, ये कैंसिल 1 टाइम्स, तो 1 का क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो MgO तो बनेगा आपका। यहां तक समझ में आया कि नहीं है? उसके बाद हमें इनको क्या करना है बेटा, बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए हमें सेम कंडीशन है, जैसे सोडियम 1 है, क्लोरीन 2 है, यहाँ क्लोरीन कितना है 1 है, और तो मुझे क्या करना है 2 करना है, तो मैं यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ Na भी आपका कितना हो गया 2 हो गया, क्लोरीन भी कितना हो गया 2 हो गया। यहाँ क्लोरीन 2 है, लेकिन यहाँ सोडियम देखा जाए तो यहाँ 2 है और यहाँ कितना 1, और मुझे क्या करना है 2, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देना है, हो गया बैलेंस आपका। कोई दिक्कत? ध्यान से देखो इधर भी, H2 कितना है यहाँ 2, ऑक्सीजन कितना है 1, ऑक्सीजन या 2, हाइड्रोजन कितना है 2। तो देखा हाइड्रोजन तो सेम है, लेकिन ऑक्सीजन या 2 है और यहाँ 1 है, तो मुझे क्या करना है 2 करना है। इसमें एक बात ध्यान रखना, बैलेंस करने में आप लोग हटा नहीं सकते, बढ़ा सकते हो आप लोग, कम नहीं कर सकते आप, क्लियर है ना। तो देखो यहाँ 2 है या 1 है, तो मैं बढ़ा सकता हूं ना, तो मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 4, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा यहाँ 2, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 2, तो ये तो सही है ऑक्सीजन 2 है, लेकिन हाइड्रोजन या 2 होना कितना चाहिए 4, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया बैलेंस आपका। कोई दिक्कत? ध्यान से देखो, सेम कंडीशन यहाँ है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ भी 2 है भाई,
कार्बन यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, ये तो ऑलरेडी वैलेंसी है, ध्यान से देखो। Mg 1 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर Mg 1 है और ऑक्सीजन ही 1 है, तो मैंने कहा मुझे 2 करना है, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ ये दोनों कितने हो जाएंगे, 2 2 हो जाएंगे आपके दोनों, ये भी 2 हो गया और ये भी 2 हो गया। देखा जाए तो ऑक्सीजन यहाँ 2 है, मतलब सेम है, बट मैग्नीशियम तो 1 है ना, होने कितने चाहिए 2, तो मैंने कहा 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो बन गया आपका। समझ में आया? ठीक है, कॉम्बिनेशन समझ में आ गया, पक्का ना? नेक्स्ट पे चलते हैं हम। सब लोग ध्यान से देखना। अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में आपका आ जाएगा सेकंड। देखो सब लोग, कॉम्बिनेशन हमने पढ़ लिया, अब क्या बेटा नेक्स्ट है आपका इसके अपोजिट वाली रिएक्शन, कॉम्बिनेशन के जस्ट अपोजिट में, वो कौन सी है बेटा? डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन, डीकंपोजिशन केमिकल रिएक्शन। बेटा सब लोग ध्यान से सुनो सब लोग, डीकंपोजिशन केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, इसमें कॉम्बिनेशन में क्या था, 2 और मोर, क्या हुआ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ये? ठीक है, बैठ जाइए आप। डीकंपोजिशन केमिकल रिएक्शन में ये था, सॉरी कॉम्बिनेशन में, इसमें 2 या मोर देन 2 रिएक्टेंट से, और वो आपस में रिएक्शन करके सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे। इसमें क्या होगा, रिएक्टेंट्स आपका सिंगल होगा और प्रोडक्ट जो मिलेंगे आपको वो 2 और मोर देन 2 मिलेंगे आपको। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब कॉम्बिनेशन के अपोजिट। सेम कंडीशन है, जो आपने कॉम्बिनेशन का क्या लिखा था, कॉम्बिनेशन लिखा था A प्लस बी और क्या बनता था ए बी। अब यहां रिएक्टेंट्स में क्या लिखा जाएगा बेटा, ए बी, और ए आपका अलग हो जाएगा और बी आपका अलग हो जाएगा। जब भी अलग करोगे ये मेटल होगा, ये नॉन मेटल होगा मोस्टली केस में। कुछ में कंपाउंड बन जाएंगे, कुछ ऐसे कंपाउंड बनेंगे जिसमें मेटल भी आ रहा होगा और नॉन मेटल भी आ रहा होगा, लेकिन प्रोडक्ट जो मिलेंगे आपको वो कम से कम 2 या उससे अधिक मतलब उससे मोर देन मिलेंगे, मतलब ज्यादा मिलेंगे, उससे अधिक मिलेंगे उससे। समझ में आया? इतना ध्यान रखना आप लोग। सर पहचानोगे कैसे? पहचानेंगे ऐसे कि जो रिएक्टेंट्स होगा वो सिंगल होगा। वो कैसा होगा बेटा? सिंगल होगा। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, मोस्टली केस में यहां पर हीट से आपको क्या करना है, उसको अलग करना होता है। हीट हो गया, सनलाइट हो गई, या फिर आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। ठीक है ना, आप इलेक्ट्रिसिटी, हीट या सनलाइट की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, इनको डिस्प्लेस मतलब स्प्लिट अप, मतलब तोड़ दोगे आप। इसमें क्या करोगे? तोड़ोगे, तभी तो मोर देन 2 प्रोडक्ट मिलेंगे आपको। चलिए, जैसे सपोज दैट सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे H2O ले लिया आपने, इसको मैंने तोड़ा, तो ध्यान से देखो, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको अलग अलग कर सकते हैं। क्लियर ना? क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है वो पॉजिटिव आयंस होता है, ऑक्सीजन कैसा होता है, नेगेटिव आयंस। जब भी आयंस की फॉर्म में होते हैं तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से क्या कर सकते हैं, इनको अलग कर सकते हैं हम लोग। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, जरा एक सेकंड देखो सब लोग ध्यान से। तो मैंने कहा ऑक्सीजन आपका आयंस पॉजिटिव आयंस होता है, टूटेगा, स्प्लिट करेगा। सॉरी, हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है, ऑक्सीजन नेगेटिव होता है। तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से क्या कर सकते हैं, इनको अलग, क्योंकि उसमें 2 टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से आप लोग इसे स्प्लिट कर दोगे तो क्या बन जाएगा, H2 प्लस O2। क्लियर ना? या इसको आयंस में भी लिख सकते हो, H पॉजिटिव आयंस और ऑक्सीजन आपका कैसा, नेगेटिव आयंस। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत किसी को? चलिए, वैलेंस आप लोग कर लोगे, ठीक है, जैसे मैंने कर चुका हूं पहले, सेम बैलेंस होगा आपका, अपोजिट में लिख देना है आपको। क्लियर ना? ध्यान से देखो, आप लोग NaCl, NaCl को भी क्या कर सकते हो, आप अलग कर सकते हो। कैसे? Na आपका मिल जाएगा पॉजिटिव और Cl भी बेटा कैसा, नेगेटिव, इलेक्ट्रिसिटी वही जनरेट उसकी हेल्प से। चलिए, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड, ये आप सनलाइट की हेल्प से क्या कर सकते हो, आप अलग कर सकते हो। क्लियर ना? वैसे सुनना ध्यान से सब लोग, जो हीट की हेल्प से आप लोग किसी भी सिंगल रिएक्टेंट्स को स्प्लिट करते हो तो वहां पर जो रिएक्शन कहलाएगी आपकी, वो थर्मोलाइसिस कहलाएगी बेटा। क्या कहलाएगी? थर्मोलाइसिस। समझ में आया? इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से अगर आप स्प्लिट करते हो तो इलेक्ट्रोलाइसिस। अगर सनलाइट की हेल्प से या लाइट की हेल्प से आप किसी सिंगल रिएक्टेंट्स को स्प्लिट करते हो तो वहां पर क्या कहें, फोटोलाइसिस। फोटो लाइट के लिए यूज किया जाता है, फोटोन है ना, लाइट फोटोन से, तो मतलब वहीं से लिया गया है ये। थर्मो, थर्मल मतलब हीट आपका आ गया, इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रो हो गया,
क्लियर, लाइसिस मतलब स्प्लिट करना, तोड़ना उसको, कोई दिक्कत, ठीक है। ध्यान से देखो, तो AgBr सनलाइट की हेल्प से क्या बन जाएगा, Ag प्लस Br। समझ में आया कि नहीं आया, ये आपको अलग हो जाएगा। अच्छा, एक रिएक्शन, कुछ रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हैं वो और देख लो जरा, एक रिएक्शन और बोल दो, FeSO4 को आपको क्या करना है, हीट करना है। देखो कुछ में आपका क्या करेगा बेटा, समझना ध्यान से, यहां पर आपकी कुछ चीजें, सब्सटेंस ऐसे होते हैं जहां आपकी वैलेंसी काम नहीं करेगी आपकी, वो आपको क्या है, डायरेक्ट समझनी पड़ेगी आपको रिएक्शन। जब फेरस सल्फेट को आप लोग, इसका नाम है फेरस सल्फेट, इसको आप हीट करोगे तो क्या बनेगा बेटा, Fe2O3, जबकि यहां पर देखा जाए तो वैलेंसी ऑक्सीजन की 2 है और आयरन की कितनी वैलेंसी ले रहा है, 3 वैलेंसी ले रहा है इस केस में। तो यहां पर आपका थोड़ा देखो, कुछ सब्सटेंस कॉपर हैं, कॉपर की 2 और 3 वैलेंसी है, मतलब आगे चल के आप लोग क्या पढ़ोगे कि एक ही एलिमेंट की कई सारी वैलेंसी होती है, 2 वैलेंसी होती है। तो यहां पर भी यही पैटर्न काम कर रहा है, ठीक है ना। तो आयरन की कितनी वैलेंसी, 3, और ऑक्सीजन की कितनी बेटा, 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन गया, Fe2O3। कोई दिक्कत, चलो मैं वैलेंसी लिख देता हूं। आयरन की आपकी यहां पर 3 वैलेंसी है, ऑक्सीजन कितनी है, 2। आप लोग केमिकल फॉर्मूला से आप लोग किसी भी सब्सटेंस की वैलेंसी निकाल सकते हो जो उसमें इंक्लूड है, क्लियर, ध्यान से देखो। और दूसरा क्या बनेगा बेटा, SO2 और SO3, सल्फाइड और सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड बोल सकते हो आप लोग, क्लियर ना। ये कुछ रिएक्टेंट ऐसी हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी, यहां आपका दिमाग चकरा जाएगा थोड़ा, समझ में आया। आप कहोगे सर Fe अलग हो जाएगा, सल्फेट अलग हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू जो भी मैंने पढ़ा है इसके अकॉर्डिंग, बट कुछ रिएक्शंस हैं मैंने बोला जहां पर ये काम नहीं करेंगी। एक और रिएक्शन है, एक बोलो जरा, PB वाली, PbNO3 का होल ट्वाइस, देखो यहां भी है, तो देखो इसे आप स्प्लिट करते हो तो क्या बनेगा, Pb प्लस NO2 और प्लस O2, समझ में आया। देखो सब लोग ध्यान से, अच्छा ये दोनों रिएक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट है, किस लिए, कलर के बेसिस के लिए, किसके लिए, कलर के बेसिस के लिए। इसका जो कलर है वो कैसा है बेटा, इसका कलर कौन सा है, व्हाइट, और इसका कैसा है बेटा, येलो। चलो ये कैसा है बेटा, ब्राउन, और ऑक्सीजन तो आपका दिखते नहीं है आपको, तो कलरलेस ही बोलेंगे इसको। तो ध्यान से सुनो, तो ये समझ में आया कि नहीं आया। तो कलर के आप, कलर जो हैं, स्टेट जो हैं, इनको याद करना। वैसे ये दोनों सॉलिड स्टेट में, ये और ये दोनों सॉलिड, ये गैसेस में हो जाएगा, ये भी गैस में आ जाएगा आपका, समझ में आया कि नहीं है। अच्छा सर एक बात बताइए, आपने इनको बैलेंस नहीं किया, ये बैलेंस आपको करना है, ठीक है ना, और अभी करना है, और जल्दी से मुझे बताइए आप बैलेंस करके। देखो सब लोग, हाँ हो गया भाई, आप लोगों ने बैलेंस कर लिया, ध्यान से देखो आप सब लोग, रख लो अभी, बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बैठ जाइए आप। देखो सब लोग, तो मुझे देखो सेम कंडीशन है, मैं लिख रहा हूँ, आयरन कितना है, 1, अच्छा सल्फर कितना है, 1, ऑक्सीजन कितना बेटा, 4, यहाँ आयरन कितना बेटा, 2, ऑक्सीजन कितना है देखो, 3, ये हो गया, 2 ये हो गया, और 3 हो गया। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, अलग अलग लिख देता हूँ, 3, 2 और ये 3 आ गया, कोई दिक्कत। सल्फर कितना है यहाँ, S यहाँ 1 है और ये 1 है, तो 1 1 सल्फर हो गया, 2 हो गया सल्फर, अलग अलग लिख दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखो, आप देखना सब लोग ध्यान से, आयरन यहाँ 1 है और यहाँ आयरन कितना बेटा, 2, तो सबसे पहले आयरन को चेंज करते हैं। तो मैंने कहा इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दिया, 2 का, तो 2 हो गया। तो यहां से ये कितना हो जाएगा, ये भी बेटा आपका 2 हो जाएगा, और सल्फर भी कितना हो जाएगा, 2, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा बेटा, 8। समझ में आया कि नहीं आया। चलो ये जरा बंद करना जरा, देखिए सब लोग, तो ये आपका 2 हो गया, सल्फर भी 2 हो गया, और ऑक्सीजन 8 हो गया। चलिए तो यहां आपका Fe कितना हो गया, 2 हो गया। अब ध्यान से देखना, ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 3, और 2 कितना हो गया, 5, और 5 और 3 8, मतलब ऑक्सीजन 8 हो गया हमारा, ठीक है, अच्छी बात है। सल्फर देखें बेटा, सल्फर 1 और 1 कितना हो गया, 2, और यहाँ सल्फर कितना हो गया, 2, मतलब बैलेंस हो गया। समझ में आया कि नहीं। अच्छा देखो FeSO4 का इस केस में जो कलर होगा वो बेटा व्हाइट होगा, क्या होगा बेटा, व्हाइट होगा, ठीक है ना। कहीं ग्रीन भी मेंशन हुआ होगा आपका, लेकिन आप लोग देख लेना इसको, ठीक है ना। अच्छा ये जो Fe2O3 जो है, फेरस ऑक्साइड है, इसका जो यहाँ कलर है बेटा वो रेडिश ब्राउन होगा आपका, कैसा होगा, रेडिश ब्राउन होगा आपका, ठीक है ना। बाकी ये दोनों गैस हैं तो आपका क्या होगा, आपका कलरलेस हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी को। चलिए नेक्स्ट देखो, इसको बैलेंस करते हैं। पीबी कितना बेटा यहाँ पर, 1,
एन कितना, ये ब्रैकेट में 2 लग रहा है ना, तो ये दोनों को मेंशन कर रहा है बेटा। तो नाइट्रोजन 2 हो जाएगा आपका, मैं इसे हटा देता हूं। ये देखो, तो पी भी आपका 1 हो गया, नाइट्रोजन 2 हो गया, और 2 3 जा 6, ऑक्सीजन 6 हो गया। ध्यान से देखो, यहां पी भी कितना हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखो, 1, ऑक्सीजन 1, नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन यहाँ 2। ध्यान से देखो सब लोग, तो ये 2 हो गया। तो मैंने कहा देखो, Pb1 तो यहाँ Pb1, नाइट्रोजन 2 या नाइट्रोजन 1, और मुझे क्या करना है 2, तो मैं किसका मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 का, तो मैंने यहाँ 2 लगा दिया आगे। तो नाइट्रोजन मेरा हो गया 2, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, वेरी गुड, नाइट्रोजन 2 हो गया। ऑक्सीजन को देखें 6 है यहाँ पर, यहाँ 1 1 और 4 5, और 5 और 2 कितना हो जाएगा बेटा 7। तो देखा जाए तो ये बैलेंस नहीं हुआ मुझे। अब मुझे क्या करना है, 6 है और यहाँ 7 है, तो ऑक्सीजन को करते हैं भाई सेम। तो देखिए सब लोग ध्यान से, ये 1 है, ठीक है, ये हो गया। ऐसा करें, इसको इवन में चेंज कर लें। इवन में आप चेंज करते हो तो सपोज दैट, जैसे मैंने यहाँ 2 लगाया, तो 2 2 जा 4, 4 और 4 8, 8 और 1 9। चलिए, ऑक्सीजन कितना है, इसे रोको जरा आप। देखिए सब लोग, देखो सब लोग सुनना ध्यान से। मैं ये सोच रहा था कि इसको ना एक टेबल के फॉर्म में लिख के, मतलब कैसे इजी पड़ेगा। अब जैसे यहां था, तो यहाँ आपका ऑक्सीजन कैसा है, E1 है, और यहाँ आपका ऑक्सीजन कैसा है बेटा, अभी बेटा उस सामने आप दीदी के पास पढ़िए, आज 8th में हो, किस क्लास में आप, तो उस रूम में चले जाइए आप, चलो सामने वाले रूम में चले जाओ। देखो सब लोग ध्यान से आप, जैसे यहाँ ऑक्सीजन कितना बेटा E1 है, और यहाँ ऑक्सीजन कैसा है, ऑड है, तो इसको बैलेंस करने में दिक्कत आती है। तो हमेशा सुनो ध्यान से, या तो टेबल बना लो आप, अब टेबल के लिए जगह है नहीं मेरे पास, तो वहां अलग करता है, या फिर देखो एक पैटर्न समझना ध्यान से, आप लोग ऑड इवन नंबर को ऑड में चेंज नहीं कर सकते, लेकिन ऑड को इवन बना सकते हो आप, तभी तो बराबर हो पाएगा। तो यहां कभी भी ऐसा क्लू आता है कि एक तरफ इवन हो और एक तरफ ऑड हो, तो आप इवन को ऑड नहीं बना सकते, लेकिन ऑड को क्या बना लो, इवन बना लो। तो कैसे, सुनो ध्यान से, ये ऑक्सीजन पेयर में 2 है, और यहां भी ऑक्सीजन, ये हटा दो इसे, ये कितना है 2 है, तो ये दोनों इवन नंबर में, लेकिन ये किसमें, ऑड में। तो इसको इवन बना लें कैसे, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो पी भी कितना हो जाएगा 2, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 2। अब ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 और 4 6, 6 और 2 8, और यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 6। तो मैंने कहा भाई अब वापस से मुझे चेंज करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ क्या कर दिया 2 लगा दिया आगे। अब ध्यान से समझो, ध्यान से, पी भी कितना हो गया बेटा आपका 2। चलिए, नाइट्रोजन कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, तो ये 4 हो जाएगा बेटा। चलिए ध्यान से देखो, और ये हो जाएगा 2 3 जा 6, और 6 2 जा 12, तो ये 12 हो जाएगा, 12 हो गए, कोई दिक्कत। अब ये पेयर बन जाएगा, आराम से बैलेंस हो जाए, क्यों, क्योंकि इवन इवन हो गए दोनों तरफ, तो इवन को चेंज करना बड़ा आसान होता है। ध्यान से देखो, तो पी भी 2 है, तो यहाँ भी पी भी 2 हो गया। चलिए अच्छी बात है। ऑक्सीजन कितना है बेटा यहाँ पर, ये 2, ये 4 और ये 2, और मुझे ऑक्सीजन कितना करना है 12। तो मैंने क्या किया यहाँ पर 4 और 2 6, और इसको 6 करना है, तो यहाँ 3 लगा दूंगा भाई, 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, 6 और 4 10, और 10 और 2 12। ध्यान से देखो, नाइट्रोजन कितना है 2, यहाँ नाइट्रोजन कितना है 4। कोई नहीं, नाइट्रोजन को ऐसा करो, इसे अभी कुछ मत करो आप, यहां कर दो आप कितना, नाइट्रोजन कितना करना है 4 करना है ना, तो 4 लगाना पड़ेगा, तो नाइट्रोजन कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा बेटा। ध्यान से देखिए, देखो बेटा सब लोग ध्यान से, नाइट्रोजन 4 हो गया आपका। चलो ध्यान से देखो, तो ये कितना हो जाएगा अब ऑक्सीजन, 2 4 जा 8, ये 8 हो गया। तो देखो यहाँ ध्यान सब लोग, तो 2 और 8 12, ये हो गया, डायरेक्ट ही बैलेंस हो गया, इसको बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ी। एक्चुअल में क्या था, नाइट्रोजन मेरी नजर में नहीं था उस समय, तो ये 4 हो गया। इस तरीके से आप लोग बैलेंस करते जाओ, कोई दिक्कत। अच्छा एक और बात, इसमें कभी भी हेजिटेशन की कोशिश मत करना आप लोग। जैसे मैं तो एक टीचर हूं, तो मैं सोच रहा था कि शॉर्ट पैटर्न से मैं जल्दी से जल्दी उसे लिख सकूं, लेकिन कभी भी आपको कितनी बड़ी रिएक्शन दी हूं, आप बस क्या करना, एक तो ऑड नंबर को इवन में चेंज करो, और उसे फिर आप क्या करते जाना, बढ़ाते जाना, जैसे इंक्रीज हो रहा होते जाओ। एक कंडीशन ऐसी आएगी, अपने आप बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसा नहीं, हम लोग डायरेक्ट रट के तो जा नहीं सकते कि भाई इधर 4 लिखना है, इधर 2 लिखना है, इधर जो भी है, वो तो बार बार प्रैक्टिस करोगे तो बात अलग है आपकी। ये समझ में आया?
तो अलग केस आएगा, अदरवाइज आपको क्या करना है हमेशा बेटा, ये लाइट आप बंद कर दीजिए, एक्चुअली ज्यादा फोकस आता है। अब सही होगा क्योंकि वो दिखता नहीं है बोर्ड। फिर ध्यान से देखो सब लोग, अब देखना सब लोग, तो ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बैलेंस करना देखो, बार बार प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा आपको, कोई भी रिएक्शन हो कैसे भी हो, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, ध्यान से देखो। तो देखो बेटा सब लोग, ये क्वेश्चन और था जो डाउट में आपके, इसको बैलेंस करना है हमें, ठीक है ना। अब ध्यान से समझना, मैं इसको अपने पैटर्न से करता हूँ। जैसे एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम कितना बेटा 1, ऑक्सीजन कितना बेटा 3, और हाइड्रोजन कितना बेटा 3। अगर मेरे पास जगह होती है तो मैं इसी तरीके से करता हूँ। ध्यान से देखो, यहाँ एल्यूमिनियम कितना बेटा 2, ऑक्सीजन कितना बेटा 2, और 1 कितना हो गया 4, और यहाँ हाइड्रोजन कितना बेटा, हाइड्रोजन है आपका 2। ये समझ में आया कि नहीं है? अच्छा देखो, एल्यूमिनियम सेम नहीं है, तो सबसे पहले एल्यूमिनियम सेम करें। मैंने कहा देखो कुछ मत करो, आप लोग क्या करते हैं बढ़ाते जाओ, तो मैंने यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो एल्यूमिनियम अब कितना हो गया 2। ध्यान से देखना, ऑक्सीजन कितना हो गया 3 2 जा 6, क्योंकि ये ब्रैकेट दोनों पे लग रहा है 3 पर, OH पर 3 लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो 3 ये हो गया और 2 ये हो गया, 3 2 जा 6, तो ये 6 हो गया, ठीक है। और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा बेटा 3 2 जा 6, हाइड्रोजन भी कितना हो जाएगा 6। ध्यान से देखो इधर, इधर ऑक्सीजन कितना बेटा 4। चलिए मुझे अच्छा देखो, एल्यूमिनियम सेम हो गया आपका, कोई दिक्कत। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मुझे सेम करना है, 6 है 4 करना, 4 को 6 करना है यहाँ पर। तो ध्यान से देखना सब लोग, ये 3 इधर है और 1 इधर है। चलिए अच्छा देखो, यहां पर मैं अगर कोई भी नंबर बढ़ाता हूं तो हमेशा इवन मतलब ऑड बन रहा है आपका, क्या बन रहा है ऑड। तो मैंने इसको क्या कर दिया ड्रॉप कर दिया अभी, कोई दिक्कत। मैंने किसको चला गया हाइड्रोजन पे चला गया, कि मुझे पता है मैं यहां पर या यहां पर कहीं भी कोई भी नंबर ऐड करता हूं तो ऑक्सीजन किस में जा रहा है आपका ऑड जा रहा है, तो ऑड में सही नहीं आएगा क्योंकि इधर इवन नंबर है इधर ऑड है, तो बनेगा ही नहीं कोई नंबर पुट करने पर। तो मैंने उसको क्या कर दिया ड्रॉप कर दिया। नेक्स्ट में चलते हैं, मतलब हाइड्रोजन में चलते हैं। यहाँ 6 है और यहाँ कितना बेटा 2, अब मुझे क्या करना है इसको 6 करना है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ 3 लगा दूंगा भाई, 3 2 जा कितना हो जाएगा हाइड्रोजन 6 हो जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया आपको? हमेशा इस तरीके चलना है। अगर मुझे पता चल गया इधर ऑक्सीजन में कोई भी नंबर ऐड करने पर ऑड नंबर बन रहा था, मतलब A1 नहीं आ रहा है, तो मैंने उसको क्या कर दिया छोड़ दिया, स्किप कर दिया, दूसरे पे चला गया मैं। देखो ध्यान से, अब सुनो ध्यान से, तो हाइड्रोजन कितना हो गया बेटा 6 हो गया, ऑक्सीजन कितना 3 और 2 5, ऑक्सीजन हो गया बेटा अब 5 हो गया आपका। एक सेकंड, 3 और 3 बेटा 6 हो जाएगा, सॉरी। देखो ध्यान सब लोग, ऑक्सीजन भी कितना हो गया 6, हाइड्रोजन भी कितना हो गया 6, एल्यूमिनियम कितना हो गया 2, हो गया बैलेंस, कोई दिक्कत? हाँ मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, मतलब क्या बताना, मतलब कैसे बन गया ये डिकम्पोजिशन बन कैसे गया। ध्यान से देखो सब लोग, ध्यान से। पहला कंडीशन ये है कि ये कौन सा कंपाउंड है, एक है या दो है? ये भाई 2 कंपाउंड है भाई, एक ही तो है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो सिंगल सब्सटेंस है, जब भी आप इसे हीट करोगे, देखो सिंगल सब्सटेंस है तो आप हीट ही करोगे, सिंपल बात है, उसे तोड़ने के लिए। अब लाइट की हेल्प ले लो या हीट या इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प ले लो, तो सिंगल रिएक्टेंट जहां भी आ जाए तो समझ जाना डिकम्पोजिशन होगा इसमें। अब सुनो ध्यान से, डिकम्पोजिशन हो रहा है तो OH, देखो OH का जैसे आप लोग एक बात ध्यान रखना, हमेशा हाइड्रोजन से ज्यादा ऑक्सीजन रिएक्शन करता है दूसरों के साथ, ऑक्सीजन ज्यादा आएगा, हमेशा ध्यान रखना। सबसे पहले बता रहा हूं, जहां भी ऑक्सीजन है अगर वो स्प्लिट होता है तो वो कहीं ना कहीं किसी भी सब्सटेंस के साथ इंक्लूड जरूर होगा, ये किसी भी केस में देख लेना आप। तो यहां देखो जैसे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन किसके पास आ गया आपका एल्यूमिनियम के पास, तो एल्यूमिनियम ऑक्सीजन हो गया। अच्छा ध्यान से देखो, एल्यूमिनियम वैलेंसी के अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा 2 और 3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है 3, ऑक्सीजन कितनी होती है 2, तो देखो इसकी वैलेंसी होगी मेरी 3 और इसकी होगी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया Al2O3। देखा जाए तो OH अलग कंपाउंड मिलेगा, तो OH का कंपाउंड कौन सा होता है वाटर, H2O। H2O के अलावा और कोई कंपाउंड है OH का, तो दूसरा बन गया आपका H2O। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट बेटा आपकी रिएक्शन है आपकी थर्ड, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सब लोग ध्यान सुनो। डिस्प्लेस्ड मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, और कौन जाएगा आयंस जाएगा बेटा,
और कैसे जाएगा, लेस रिएक्टिव से हाई रिएक्टिव एलिमेंट के पास। कैसे बता रहा हूं, एग्जांपल समझाता हूं, पहले इसे समझो आप। इस रिएक्शन में क्या है, कभी भी आपको इस तरीके से रिएक्शन बन जाए, मतलब एक तो बेटा पेयर में हो और दूसरा आपका सिंगल एलिमेंट हो, जब भी ऐसे मिल जाए, जैसे इधर देखो बेटा, इधर CuSO4 प्लस Na, इस तरीके से, ये दोनों किसमें, पेयर में, और ये किसमें बेटा, सिंगल में। हमेशा कभी भी इस तरीके से मिलता है तो समझ जाना कि एक डिस्प्लेस्ड होगा। अब डिस्प्लेस्ड कौन सा होगा, समझो ध्यान से। मैंने कहा भाई दोनों मेटल हैं, ये मेटल है और ये भी मेटल है। दूसरे नंबर पे जो आता है वो क्या होता है, नॉन मेटल, मतलब नेगेटिव वाला होता है। इतना समझ में आया। हमेशा मेटल कभी डिस्प्लेस्ड नहीं होता, क्योंकि मेटल मेटल के साथ रिएक्शन करता ही नहीं है। मैं आपको बता दूं, केमिस्ट्री में नॉन मेटल के साथ रिएक्शन कर लेगा, लेकिन मेटल मेटल के साथ नहीं करेगा। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा सुनो, तो अब मेटल ये है, मेटल ये है, मतलब एक तरह समझो मालिक। भाई दो मालिक आपस में, कोई अपनी जगह को, संस्था को छोड़कर थोड़ा ना जाएगा। हाँ, वहां के जो एम्प्लॉय हैं वो जा सकते हैं, लेकिन जिसकी जो कंपनी होगी वो तो नहीं जाएगा ना। इस तरीके से याद कर लो। तो सल्फेट जो है वो किसके पास चला जाएगा बेटा, सोडियम के पास। कोई दिक्कत? अच्छा ऐसा क्यों हुआ बेटा, एक सीरीज है रिएक्टिव सीरीज, उसके अकॉर्डिंग होता है। भाई जिस एम्प्लॉय को जहां अच्छी सैलरी मिल रही होगी वहीं तो जाएगा वो। क्लियर है ना? केमिस्ट्री में याद करने का तरीका मैं ऐसे नॉर्मल करता हूं, लेकिन इस ऐसे ध्यान रखो, सोडियम जो है वो हाईली रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर। तो क्या होगा, सल्फेट जो है वो इसके पास चला जाएगा, सोडियम के पास। भाई ये अच्छी कंपनी है, ये थोड़ी नॉर्मल कंपनी है, तो कोई भी बंदा ये चाहता है कि मुझे अच्छी से अच्छी कंपनी में काम करने का मौका मिले। तो सल्फेट आपका डिस्प्लेड होगा किसके पास, सोडियम के पास। तो देखो NaSO4 मैंने अभी सेम लिख दिया है, क्यों, वैलेंसी के थ्रू अलग लिखूंगा। अब बचेगा क्या बेटा, कॉपर। तो ये कौन है जो आवाज कर रहा है, ये कोई नहीं। ध्यान से देखो, अब मुझे पता है NaSO4 तो लिख दिया, लेकिन वैलेंसी तो नहीं लिखी ना अभी। तो सोडियम की वैलेंसी 1 और सल्फेट की 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, Na2। समझ में आया कि नहीं आया आपको? कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट रोको, बैठ जाओ। इधर देखना सब लोग ध्यान से। और भी मैं बता रहा हूं, कई सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन आएंगे, जैसे सुनो ध्यान से, H2SO4 प्लस का Na लिख दो, ये हो गया। या फिर और कोई रिएक्शन बोलो जो तुम्हें याद हो, जो तुम्हें दिक्कत दे रही हो। Zn प्लस H2SO4। अच्छा और बताओ, और कोई रिएक्शन बताओ जो आपको लग रही हो। बस यही है दोनों, और नहीं है? ठीक है, ध्यान से देखो, इधर देखना सब लोग। मैंने कहा भाई ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और ये आपका पॉजिटिव, तो सल्फेट किसके पास चला जाएगा, इसके पास। तो देखो डायरेक्ट लिख देता हूं मैं यहां से, Na2SO4 प्लस का H2 आपका अलग आ जाएगा। अच्छा, Zn हाइड्रोजन से हाईली रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है, तो सल्फेट कहां पहुंच जाएगा, Zn के पास। तो ZnSO4 दोनों की वैलेंसी 2 है तो क्रॉस हो जाएगा, इसकी वैलेंसी 2 और इसकी, तो क्रॉस हो जाएगा ZnSO4 प्लस। अब क्या बचेगा बेटा, H2। ये समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? कुछ केमिकल रिएक्शन में और लिखता हूं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इधर देख लो सब, देखो ध्यान से। एग्जाम्पल ले लिया, इसको नहीं बताया। जैसे कभी भी इस तरीके से आता है तो A पॉजिटिव, B नेगेटिव और C आपका पॉजिटिव, तो हमेशा B किसके पास चला जाएगा, C के पास। तो A प्लस, और यहां क्या बचेगा बेटा, C पहले लिखा जाएगा, तो C और B, क्योंकि हमेशा प्लस वाला पहले लिखा जाता है, B वाला माइनस में। इसके अकॉर्डिंग ही ये मैंने एग्जाम्पल लिखे, ये एक्चुअल में मैंने पूरा बताया नहीं आपको, और एग्जाम्पल में ही घुस गया मैं, ठीक है ना। चलो देखो, कुछ मैंने रिएक्शंस लिख दी हैं जो डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग है। सबसे पहले मुझे पहचानना है कि डिस्प्लेसमेंट में है या नहीं, मतलब हम लोग इस जो मैंने पेयर बताया था उस पेयर से है या नहीं। मैंने कहा पहला पेयर में डबल होने चाहिए एलिमेंट, और दूसरे वाले में आपके कैसे होने चाहिए, सिंगल होने चाहिए। तो यहां डबल है या नहीं, देखो ये Ag और NO3 नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट और कॉपर। अब ध्यान से समझो, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। कॉपर सिल्वर से जो है हाईली रिएक्टिव होता है, तो ये क्या करेगा,
डिस्प्लेस्ड हो जाएगा, मतलब लेस। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की जो डेफिनेशन होती है इसमें क्या होता है, आयंस डिस्प्लेस्ड फ्रॉम हाई लेस रिएक्टिव एलिमेंट टू हाई रिएक्टिव एलिमेंट। तो अगर ये इससे ज्यादा हाई रिएक्टिव है तो ये डिस्प्लेस्ड होगा, अदरवाइज डिस्प्लेस्ड नहीं होगा। ध्यान से देखो, तो NO3 जब इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, CuNO3, ये बन गया कि नहीं बन गया। अब वैलेंसी पता होनी चाहिए मुझे। कॉपर की वैलेंसी कितनी है बेटा 2, और नाइट्रेट की वैलेंसी कितनी है 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, CuNO3 का होल ट्वाइस। कोई दिक्कत, चलो प्लस का बेटा क्या बचेगा बेटा यहाँ पर Ag, तो ये आ जाएगा आपका Ag। ये समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा, एक और ध्यान सुनो। अच्छा, इसको वैलेंस और देख लेना आप लोग, ठीक है ना, वैलेंस आपको खुद से करनी है। देखो ध्यान से, Cu और Cl2 और ये Pb, देखो इसी पेयर में है या नहीं है, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये क्या चलेगा, इसके पास चला जाएगा। तो PbCl, अच्छा PbCl मैंने रख दिया वैलेंसी के अकॉर्डिंग। Pb की वैलेंसी कितनी है 2 और क्लोरीन की कितनी है 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा PbCl2। कोई दिक्कत। अच्छा ध्यान से देखो, प्लस बेटा क्या बचेगा यहाँ पर Cu, तो Cu आपका अलग आ जाएगा। कोई दिक्कत। ध्यान से देखो, ये पेयर यहाँ है कि नहीं है, सिंगल और ये डबल में पेयर, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ये Cl डिस्प्लेस हो जाएगा किसके पास, Fe के पास। तो Fe और Cl, देखो आयरन की मैंने 2 वैलेंसी बताई थी, यहां पर 2 यूज होगी, तो 2 इसकी और 1 इसकी, तो क्या बन जाएगा बेटा FeCl2 और प्लस का क्या आ जाएगा H, और H डायटोमिसिटी तो 2 आ जाएगा आपका। यहां से देखो Cl2 और Ki मतलब पेयर और सिंगल, तो I ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अच्छा ध्यान से देखो, तो ये इसके पास चला जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा क्या Cl2 नहीं होगा बेटा यहाँ पर, ये इसे चेक कर लेंगे, Cl2 नहीं होगा, ये नॉन मेटल है बेटा, ये नॉन मेटल है, ठीक है ना, और ये भी नॉन मेटल है। समझ में आई कि नहीं आई, चलो इसे देख लेना। अब सब लोग ध्यान से सुनो, इसे देखो H2SO4 और Cu, तो ये पेयर में हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा सर पेयर में तो हो गया, अब SO4 डिस्प्ले होना चाहिए Cu के पास, लेकिन इसके अकॉर्डिंग तो कर देंगे हम लोग कि भाई सर B जो है वो C के पास चला जाता है, लेकिन कब जाता है, जब ये कॉपर जो है वो इससे कैसा होना चाहिए, हाईली रिएक्टिव होना चाहिए। क्या ऐसा है, तो यहां भी रिएक्शन आपकी नहीं होगी, ठीक है ना। चलो इसे चेक कर लेते हैं हम लोग। देखो एक बात सुनना ध्यान से आप लोग, इस केस में एक बात सुनो, कभी भी इस तरीके से आता है तो यहां पर ये मेटल लिखा है कि नहीं लिखा है, ये कंफ्यूजन ये, अगर यहाँ मेटल नहीं होता है, अगर सपोज दैट नॉन मेटल है, तो हमेशा ध्यान रखना इसमें क्या करेगा, जो क्लोरीन है ना वो इस मेटल को डिस्प्लेस्ड कर देगा। मतलब इस बार दोनों नॉन मेटल हैं आपके, कैसे हैं दोनों नॉन मेटल, तो नॉन मेटल आपस में डिस्प्लेस्ड हो जाएंगे, तो Cl किसके पास चला जाएगा, के पोटेशियम के पास। समझ में आया कि नहीं आया, तो क्या बन जाएगा KCl। अच्छा दोनों की वैलेंसी कितनी है 1 है, और प्लस आयोडीन अलग हो जाएगा आपका, इसीलिए मैंने डिफरेंट लिखा था। कोई दिक्कत। चलो यहां से देखो, ये मेटल मेटल है तो भी डिस्प्लेस्ड हो जाएगा, तो कौन डिस्प्लेस्ड होगा बेटा नॉन मेटल, लेकिन अगर यहां नॉन मेटल है तो ये नॉन मेटल आपस में डिस्प्लेस्ड हो जाएंगे। कोई दिक्कत। चलो अब ध्यान से समझो, फोर्थ है आपकी बेटा कौन सी रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट, सभी लोग ध्यान से देखना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सुनना ध्यान सब लोग। एक्चुअल में क्या है, मैं आपको कंडीशन बता रहा हूं, अगर ऐसी कंडीशन में आ जाए तो रिएक्शन कैसे करनी है, 95% यही पैटर्न चलेगा आपको। उसमें क्या था कि सपोज दैट डबल पेयर है और सिंगल पेयर है, तो आपका क्या करना है, आयंस एक्सचेंज, मतलब एक आयंस जो लेस रिएक्टिव से किस पे चला जाएगा, हाई रिएक्टिव पे। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें जो पेयर होंगे वो दोनों तरफ होंगे, मतलब ये AB और ये बेटा BC। तो देखो यहाँ दो, सॉरी यहाँ लिख देता हूँ CD, तो देखो यहां भी पेयर है और यहां भी पेयर है। तो ध्यान से देखो इस केस में क्या करना है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये, तो मैंने कहा डिस्प्लेस्ड हमेशा कौन से होंगे, नेगेटिव नेगेटिव वाले। समझ में आया कि नहीं है, पॉजिटिव कभी डिस्प्लेस्ड नहीं होता है। तो D किसके पास चला जाएगा, A के पास, A पहले लिखा जाएगा AD, और प्लस C यहां पर पहले है तो C पहले लिखा जाएगा BC CB। ये समझ में आया कि नहीं आया आपको,
कोई दिक्कत किसी को? एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज दैट HCl प्लस NaOH, तो एक पेयर, ये दूसरा पेयर, ये एक पेयर और ये दूसरा पेयर। तो देखो ये पॉजिटिव हो गया आपका, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो हमेशा नेगेटिव वाले डिस्प्लेस्ड होंगे लास्ट वाले। तो OH किसके पास चला जाएगा? H के पास, और Na के पास क्या आ जाएगा? Cl। तो ये बन जाएगा बेटा NaCl प्लस OH और H क्या बन जाएगा? कंपाउंड। याद रख लो कि HO से हमेशा H2 ही बनेगा आपका, ठीक है। OH वगैरह ये सब आयंस की फॉर्म में आते हैं, तो आयंस कभी सिंगल में नहीं मिलता, हमेशा किसी के साथ एडिशनल में मिलेगा, ऐड होके मिलेगा। समझ में आया? अगर सेपरेट मिलेगा तो कंपाउंड मिलेगा, और कंपाउंड क्या होता है? वाटर। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? चलो इधर देखो सब लोग ध्यान से, नेक्स्ट एग्जांपल और बोल दीजिए आप लोग। बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड और लला क्या? कॉपर सल्फेट। ध्यान से देखो सब लोग, यही सेम है, एक पेयर दूसरा पेयर, एक पेयर और दूसरा पेयर। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो एक्सचेंज कौन होंगे बेटा? नेगेटिव नेगेटिव वाले। तो बेरियम के पास कौन आ जाएगा? सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट प्लस, और Cu के पास कौन चला जाएगा? Cl2। तो CuCl। अच्छा वैलेंसी का आप लोग देख लेना, कॉपर की 2, इसकी 1, इन दोनों की 2-2 होती है तो कैंसिल हो जाएगा आपस में। कोई दिक्कत किसी को? पक्का ना? ठीक है, कुछ मैं दे रहा हूं आपको वो, और आपको करके दिखाने, ठीक है ना। मैं कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं, वो देख लेना। ये कुछ रिएक्शंस हैं, सब लोग आपने की होगी, जैसे ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ध्यान से देखो, आप लोग कभी कभी क्या करते हो, वैलेंसी याद नहीं है किसी को कि सर हमें मतलब जैसे कि पता कैसे चलेगा कि किसकी वैलेंसी क्या है, हम लोग भूल जाते हैं। तो आप लोग ऐसा किया, जो प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट्स में दी होती है ना, वहां से समझ जाएगा। जैसे यहाँ 2 दिया है तो इसका मतलब Pb की वैलेंसी है ये, यहाँ पर कुछ नहीं दिया है मतलब 1 है, तो इसका मतलब NO3 की वैलेंसी, नाइट्रेट की वैलेंसी है ये। तो इस तरीके से याद कर लो आप। K मतलब पोटेशियम और आयोडीन दोनों है, तो दोनों की वैलेंसी क्या हो जाएगी? 1 और 1। समझ में आएगी नहीं? या फिर 2 और 2, लेकिन जानते हैं हम लोग दोनों की, किसी एक की वैलेंसी याद हो तो जल्दी हमें समझ में आ जाएगा। अब ध्यान से समझना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो NO3 किसके पास चला जाएगा? पोटेशियम के पास। तो Pb I, और Pb की वैलेंसी कितनी है? 2, और पोटेशियम कितनी है? 1, तो PbI2। और ये क्या बन जाएगा बेटा? पोटेशियम के पास कौन आ जाएगा? आपका नाइट्रेट। तो KNO3, तो पोटेशियम की वैलेंसी 1 और नाइट्रेट की 1, तो यही बन जाएगा आपका। कोई दिक्कत? ध्यान से देखो। एल्यूमिनियम क्लोराइड, ध्यान से देखो सब लोग, इसमें अच्छा डबल डिस्प्लेसमेंट में ही आप पता कर सकते हो, और रिएक्शन में पता नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि उसमें पेयर नहीं दिया होता ना, 2 का ही तो पेयर दिया है, बाकी का नहीं दिया है हमें। ध्यान से देखो, इसमें एल्यूमिनियम की कुछ नहीं है, तो इसका मतलब, और क्लोरीन की कितनी है? 3, तो मतलब एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है? 3, और क्लोरीन की कितनी है? 1। NH4 और ये OH की 1 है, और NH4 की भी कितनी होगी? 1, क्योंकि दोनों में कुछ नहीं लगाए। चलिए ध्यान से देखो, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो क्रॉस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा NH4 के पास क्या आ जाएगा? Cl। तो NH4Cl दोनों की वैलेंसी 1 है, तो यही रहेगा आपका। नेक्स्ट देखो, OH किसके पास पहुंच जाएगा बेटा? एल्यूमिनियम के पास, तो प्लस का Al, और ये क्या हो जाएगा? OH। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है? 3, OH की 1, तो एल्यूमिनियम का थ्राइस, मतलब OH थ्राइस बन जाएगा आपका, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। कोई दिक्कत? चलो ध्यान समझो, सेम कंडीशन यहां देखो, कॉपर सल्फेट हाइड्रोजन सल्फाइड। ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ध्यान से देखो, सल्फेट किसके पास पहुंच जाएगा बेटा? आपका H2 के पास, तो ये क्या बन जाएगा? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और कॉपर के पास कौन चला जाएगा? सल्फर, तो CuS। सर कॉपर की वैलेंसी 2 और सल्फर की भी 2, क्योंकि देखो 2 लगाया ना, तो ये सल्फर की वैलेंसी हो गया, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? CuS। कोई दिक्कत? पक्का समझ में आया? अब सुनो, आपको कल हम लोग पढ़ेंगे आपका क्या,
जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ना, और भी जो कोरोजन वगैरह एसिडिटी है, वो वाला पार्ट पढ़ेंगे। और यहीं से हम लोग एंटर कर जाएंगे किसमें, एसिड बेस एंड सॉल्ट में, क्योंकि यही केमिकल रिएक्शन आपको एसिड बेस एंड सॉल्ट में मिलेगी। तो जहां जहां रिएक्शन का पार्ट है उसी को सीखना है सबसे पहले। अगर वो कंप्लीट हो गया तो केमिस्ट्री पे कब्जा कर लेंगे। अच्छा, मैंने बताया कलर वाला, स्टेट वाला, ये मैं ऐसा करूंगा एक चार्ट पेपर पूरा बना के मैं और दिखा दूंगा आप लोगों को, जिससे वो वीडियो और शॉर्ट्स में अपलोड कर देंगे उसे, जिससे कि वो आसानी से आप लोग कभी भी उसे देख लेना, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, कलर और स्टेट। अभी बोल रहा हूँ रिएक्शन में वैलेंसी है वो तो याद है, नहीं है तो डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया या आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, वहां से आप लोग रिएक्टेंट से पता कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला बना सकते हो। कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जहां ये इंप्लीमेंट नहीं होती, जैसे फेरस सल्फेट को हीट करना तो वहां Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 बन रहा है। तो कुछ एक्सेप्शन है जो अलग है थोड़ा, उनको हमें जब बार बार करेंगे तो याद आ जाएगा। कोई दिक्कत समझ में आया? ठीक है। नहीं